हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जू बॉटनी सेंटर। आई एम विकास कुमार। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नर सहायक नली पर बात किए थे। आज हम लोग नर सहायक ग्रंथि पर बात करेंगे। उससे पहले हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या फिर उसको हिंदी में कहते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग पर बात किए थे, और एक बाह्य जननेंद्रियां जिसको एक्सटर्नल जेनिटलिया भी कहते हैं इंग्लिश में, वो है वृषण कोष, उसके बारे में भी बात की। तो नर जनन तंत्र को लगभग हम लोग खत्म करने वाले हैं। सारे नली के बारे में पढ़ लिए, प्राथमिक लिंग अंग के बारे में पढ़ लिए, बाह्य जननेंद्रियां का एक भाग पढ़े, एक अंग और है बाह्य जननेंद्रियां में जिसको हम लोग बोलते हैं पेनिस, इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं सीसन, तो वो भी पढ़ेंगे, बाह्य जननेंद्रियां हो जाएंगे। और सहायक ग्रंथि इसके अंतर्गत क्या क्या है उसके बारे में आज वीडियो में होगी। तो समझते हैं कि सहायक ग्रंथि क्या है। नर सहायक ग्रंथि, मेल एसेसरी ग्लैंड। नर में सहायक ग्रंथि कौन कौन से होते हैं और उसका क्या काम है। तो नर सहायक ग्रंथि के अंतर्गत शुक्राशय सेमिनल वेसिकल्स, पुरस्थ ग्रंथि प्रोस्टेट ग्लैंड तथा कॉपर्स ग्लैंड आते हैं। ये तीन ग्लैंड जो है वो नर सहायक ग्रंथि के अंतर्गत आते हैं। इसको ग्लैंड्स कर दीजिए। तो समझ रहे हैं कि नर सहायक ग्रंथि में कौन कौन से आएंगे। पहला आएंगे शुक्राशय सेमिनल वेसिकल्स, दूसरा पुरस्थ ग्रंथि जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरा जो होते हैं जिसका नाम है कॉपर्स ग्लैंड। तो एक एक ग्रंथि के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कौन ग्रंथि क्या है, कैसे काम करते हैं, संरचना भी आपको दिखाएंगे अभी। तो शुक्राशय की बात करते हैं सबसे पहले सेमिनल वेसिकल्स। इसे यूट्रस मस्क्यूलिन्स भी कहते हैं। किसे? सेमिनल वेसिकल शुक्राशय का एक और नाम है जिसे हम लोग यूट्रस मस्क्यूलिनस कहते हैं। यह नर का द्वितीय लैंगिक अंग है। आपको याद होगा जब नर का द्वितीय लैंगिक अंग का लिखाए थे तो नर का द्वितीय लैंगिक अंग का नाम क्या क्या है, तो उसमें सबसे पहले अधिवृषण के बारे में बात की। उसका द्वितीय नर का द्वितीय लैंगिक अंग में सबसे पहला है अधिवृषण, और दूसरा जो है वो है शुक्रवाहिनी जिसको हम लोग भैंस डिफरेंस बोलते हैं, और तीसरा जो है वो है सेमिनल वेसिकल्स जिसको हम लोग शुक्राशय बोलते हैं, और ये चौथा जो है जिसको हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में पुरस्थ ग्रंथि बोलते हैं, और पांचवा जो थे उनका नाम है सीसन हिंदी में, और इसको इंग्लिश में पेनिस बोलते हैं। तो ये पांच जो है नर के सहायक नली है। तो उसमें हम लोग नर के जो भी हम लोग अभी द्वितीय लैंगिक अंग के बारे में बात की कि 5 अंग का नाम बताएं, तो वो नर का द्वितीय लैंगिक अंग है। तो उसी में हम लोग ग्रंथि की बात करेंगे, नर सहायक ग्रंथि। तो नर सहायक ग्रंथि के अंतर्गत शुक्राशय सेमिनल वेसिकल्स, पुरस्थ ग्रंथि प्रोस्टेट ग्लैंड तथा कॉपर्स ग्लैंड आते हैं। समझ गए थे। अब उसी पर हम लोग बात करेंगे शुक्राशय सेमिनल वेसिकल्स जिसका एक और नाम है यूट्रस मस्क्यूलिनस। यह नर का द्वितीय लैंगिक अंग है, इस पर बात हो गई। यह नर का श्रोणि में मूत्राशय के नीचे होता है। आप डायग्राम नर जनन तंत्र का डायग्राम जब बनवाए थे तो उसके देखिएगा, यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे भैंस डिफरेंस का नली है, और भैंस डिफरेंस का नली और ये सेमिनल वेसिकल्स का नली जुड़ करके एजुकुलेटरी डक्ट को बनाते हैं, सखलन नली को बनाते हैं। बताए थे पिछले क्लास में नली के बारे में जब बता रहे थे तो उसी में जो है दिखाए थे कि एजुकुलेटरी डक्ट कैसे बन रहे थे। तो किसका सेमिनल वेसिकल शुक्राशय का नली और शुक्रवाहिनी का नली आपस में जुड़ेंगे तो एक नया नली बनाएंगे जिसका नाम है एजुकुलेटरी डक्ट। तो ये नर के श्रोणि में, श्रोणि का मतलब होता है पेल्विक रीजन, एब्डोमिनल रीजन के जस्ट नीचे, मतलब उधर गुहा के जस्ट नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं श्रोणि रीजन या श्रोणि क्षेत्र में, मूत्राशय के नीचे, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होता है। ये डायग्राम में दिखाएंगे फिर से। इसकी संख्या 2 होता है। इसकी संख्या कितना? 2 होता है। शुक्राशय का स्राव क्षारीय माध्यम का होता है। शुक्राशय एक ग्रंथि है, ये कुछ द्रव्य स्राव करते हैं। वो स्राव का जो नेचर होते हैं वो कैसा होते हैं? क्षारीय नेचर के होते हैं। कैसा नेचर के होते हैं? क्षारीय नेचर के होते हैं। शुक्राशय का स्राव क्षारीय माध्यम का होता है। शुक्राशय के स्राव में फ्रुक्टोज तथा कुछ प्रोटीन्स होता है। शुक्राशय जो है ये फ्रुक्टोज और कुछ
प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब फ्रुक्टोज, यहाँ पे एक फ्रुक्टोज पे क्वेश्चन बनते हैं कि मनुष्य में नर हो या मादा, मादा में तो फ्रुक्टोज कहीं नहीं बनते हैं, नर में सिर्फ एक ही जगह बनते हैं, वो भी कहाँ, शुक्राशय में बनते हैं। और ये फ्रुक्टोज का काम होता भी आगे बात करेंगे फ्रुक्टोज पर भी। एक बात और ये तो ये पता चले कि फ्रुक्टोज का हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में फ्रुक्टोज का निर्माण कहाँ पर होता है, नर ग्रंथि शुक्राशय में, मादा में नहीं। वैसे मादा में तो फ्रुक्टोज कहीं पाए ही नहीं जाते हैं। इसी के आधार पर एक टेस्ट होता है, उस पर भी बात करेंगे, क्या टेस्ट का नाम है। यह वीर्य मतलब सीमेन का 60% भाग को बनाता है। अब ये वीर्य क्या है, सीमेन क्या है, तो नर जनन तंत्र द्वारा जो उत्सर्जित पदार्थ, एक तो मूत्र होते हैं, दूसरा शुक्राणु निकलते हैं। तो शुक्राणु अकेले नहीं आते हैं, वो सीमेन के रूप में आते हैं, वीर्य के रूप में आते हैं। तो स्पर्म सीमेन कैसे बने, ये तीनों ग्रंथि कौन कौन से, तो शुक्राशय, पुरस्थ ग्रंथि, कॉपर्स ग्लैंड और शुक्राणु, ये तीनों ग्रंथि का स्राव और शुक्राणु सब एक साथ मिल करके कहलाते हैं सीमेन, वीर्य। और वास्तव में यही यूरेथ्रा से शरीर से बाहर निकलता है। तो अगर देखा जाए सीमेन जो बन, वीर्य जो बन रहे, उसका 60% भाग को कौन बनाते हैं, शुक्राशय बनाते हैं, और 15 से 20% भाग को पुरस्थ ग्रंथि बनाते हैं, और 10% भाग जो बच जाते हैं उसमें कॉपर्स ग्लैंड होते हैं और शुक्राणु होते हैं। तो अभी हमने शुक्राशय पर बात कर रहे थे। शुक्राशय नर का द्वितीय लैंगिक अंग है, समझे। और क्या, ये जो है श्रोणी में, नर के श्रोणी में और मूत्राशय के जस्ट नीचे होते हैं। इसकी संख्या 2 होती है। शुक्राशय का स्राव क्षारीय माध्यम के होते हैं। इसका नेचर कैसा होता है, एल्कलाइन होते हैं। और क्या, शुक्राशय के स्राव में फ्रुक्टोज तथा कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं। और फ्रुक्टोज का क्या काम होता है, फ्रुक्टोज जो है शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करते हैं, इनका काम है फ्रुक्टोज का। और फ्रुक्टोज का एक और कार्य होता है, वो हम लोग इस पर भी बात करेंगे। और ये शुक्राशय जो है ये 60% भाग बनाता है, किसका, तो वीर्य का। वीर्य क्या होते हैं, जिसमें तीनों ग्रंथि का स्राव और शुक्राणु सब आपस में मिलकर एक साथ जाते हैं, तो उसे हम लोग सीमेन बोलते हैं। और वास्तव में नर किसको स्राव करते हैं, सीमेन को ही स्राव करते हैं। चलिए इनको नोट कीजिए, फिर इस पर अभी बात करेंगे। तो अभी हम लोगों ने किस पर बात की है, अभी हम लोगों ने फेमिनिन वेसिकल्स शुक्राशय पर बात की। अब शुक्राशय से संबंधित 2 बात और थे। उसमें बताया कि शुक्राशय जो है वो एक क्षारीय माध्यम का स्राव को स्रावित करते हैं, और उसके अंदर क्या होते हैं, फ्रुक्टोज होते हैं और कुछ प्रकार के प्रोटीन होते हैं। तो फ्रुक्टोज का क्या कार्य है उसमें, अगर फ्रुक्टोज है तो क्या काम करेंगे, तो फ्रुक्टोज शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करेंगे। जो शुक्राणु उधर से आ रहे हैं उसको ऊर्जा देने का भी काम करते हैं फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज ग्लूकोज का ही जैसे होते हैं, बस थोड़ा सा ये केमिकल फार्मूला अलग होते हैं, जिस वजह से ये भी ऊर्जा को ही ये ब्रेक करेंगे। फ्रुक्टोज जब ब्रेक करेंगे तो ये भी ग्लूकोज में को फॉर्म करेंगे। तो ये क्या करेंगे, शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करें। दूसरा, फ्रुक्टोज फॉरेंसिक टेस्ट के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये टेस्ट फॉरेंसिक टेस्ट, ये फॉरेंसिक टेस्ट के लिए फ्रुक्टोज इंपॉर्टेंट है। अब ये फॉरेंसिक टेस्ट किसके लिए होता है, जब रेप होता है तो उसके लिए जो टेस्ट होता है उस टेस्ट का नाम है मेडिकल, ये मैं उसको, उसमें जो मेडिकल टेस्ट होती है उस टेस्ट का नाम है फॉरेंसिक टेस्ट। इसमें क्या होते हैं, आपको बताया कि फ्रुक्टोज जो है मनुष्य में सिर्फ और सिर्फ नर में पाए जाते हैं, और वो भी कहाँ पाए जाते हैं, शुक्राशय में। इसके अलावा मनुष्य में मादा में तो कहीं पाए ही नहीं जाते हैं, और नर में तो पाए जाते हैं बस एक जगह शुक्राशय में। और शुक्राशय में पाए जाते, शुक्राशय बनाते हैं तो वो सीमेन, मतलब शुक्राशय का स्राव सीमेन बनाते हैं, तो सीमेन के साथ ये शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो यही चेक किया जाता है कि अगर मान लेते हैं कोई महिला, झूठ का कहते नहीं, किस रेप हमारे साथ हुआ है, किसी पे ब्लेम करते हैं, तो उसका मेडिकल टेस्ट में फॉरेंसिक टेस्ट करेंगे, उसके बॉडी में देखेंगे फ्रुक्टोज है या नहीं। अगर फ्रुक्टोज है
तो फिर वो फ्रुक्टोज का डीएनए और जिस आदमी पर क्लेम किया गया उसका डीएनए को मैच किया जाएगा। अगर है तो फिर वो व्यक्ति कसूरवार है, नहीं तो फिर नहीं है। और एक कंडीशन ऐसा होता है कि मान लेते हैं कि किसी फीमेल के साथ रेप हो चुका हो तो उसके लिए टेस्ट करवाना है। अब किसका है ये तो नहीं पता, लेकिन कोई ना तो देख ही लिया हो, या फिर फीमेल को तो पता ही होगा तो वो बोल देंगे उन्हीं का है, तो ऑब्वियसली फॉरेंसिक टेस्ट से पता चल जाएगा। तो समझ पाए फ्रुक्टोज फॉरेंसिक टेस्ट के लिए कितना महत्वपूर्ण है। दूसरा ग्रंथि है जिसका नाम है पुरस्थ ग्रंथि, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। इसके बारे में बात करते हैं। यह नर का द्वितीय लैंगिक अंग है। नर का द्वितीय लैंगिक अंग का 5 नाम बताए थे, उसमें ये भी एक द्वितीय लैंगिक अंग है। इसका क्या कार्य, पहले इसकी संख्या क्या होता है, इसकी संख्या 1 होता है। सेमिनल वेसिकल शुक्राशय की संख्या 2 होता है और पुरस्थ ग्रंथि की संख्या 1 होता है। यह मूत्र मार्ग का प्रथम भाग है, या इसी ये जो है पुरस्थ ग्रंथि के ही अंदर से मूत्र मार्ग यूरेथ्रा पास करते हैं और स्टार्ट होते हैं इसी ग्रंथि के साथ। पुरस्थ ग्रंथि का स्राव वीर्य का 15 से 30%, शुक्राशय 60%, ये 15 से 30% को बनाता है। कौन, तो पुरस्थ ग्रंथि। किसी कारणवश वयस्क पुरुष में पुरस्थ ग्रंथि बड़ी हो जाती है, जिससे हम लोग प्रोस्टेटिस कहते हैं। प्रोस्टेटिस का मीनिंग कि प्रोस्टेटिस एक तरह का बीमारी है। इस बीमारी में क्या प्रॉब्लम होता है, इस बीमारी में क्या होता है, प्रोस्टेटिस के कारण मूत्र विसर्जन में रुकावट उत्पन्न होता है। और ये वयस्क व्यक्ति में मीन्स कह सकते हैं मोर देन, ये वैसे तो ज्यादातर केसेस देखा जाता है 40 के प्लस वाले में, वैसे छोटे बच्चे में भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम केस देखा जाता है किसमें, मोर देन 40 ईयर्स के बाद। तो ये प्रोस्टेटिस का अर्थ समझे, प्रोस्टेटिस एक तरह का बीमारी है जिससे जो है मूत्र का विसर्जन नहीं हो पाता सही से, क्योंकि यहाँ से यूरेथ्रा कहते हैं पुरस्थ ग्रंथि से, यह मूत्र मार्ग का प्रथम भाग है, तो मूत्र मार्ग इसी से गुजर रहे हैं। जब इसकी संख्या बढ़ा होंगे तो ये मूत्र मार्ग को दाब देंगे, उसमें से यूरिन को पास करने नहीं देंगे, रोक देंगे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोस्टाइटिस। अब प्रोस्टाइटिस का मतलब क्या, यूरिन का पास नहीं होना, और ये ज्यादातर देखा जाता है किसमें, बुजुर्ग व्यक्ति में देखे जाते हैं। चलिए इनको नोट कीजिए। फिर एक लास्ट ग्रंथि है जिसका नाम है कॉपर्स ग्लैंड, या फिर उसी का नाम है बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड, उस पर बात करेंगे। अब जो तीसरा ग्लैंड है जिसका नाम है कॉपर्स ग्लैंड, या फिर इसी का नाम है बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड, ये क्या है इसके बारे में समझते हैं। कॉपर्स ग्लैंड या फिर बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड, इसकी संख्या 2 होती है। आप देखे थे कि हृदयकार संरचना, नरजनन तंत्र की संरचना जब देखे थे, उसमें हृदयकार संरचना के जस्ट नीचे 2 कीलनुमा संरचना थे, दोनों तरफ एक एक, तो इसकी संख्या 2 होती है। फिर से अभी आपको डायग्राम दिखाएंगे हम। यह सिर्फ स्तनधारी नर में पाए जाते हैं, मादा में तो ये ग्रंथि होते ही नहीं है। प्रोस्टेट ग्लैंड और आपका सेमिनल वेसिकल्स किसी दूसरे रूप में मादा में पाए जाते हैं, लेकिन ये किसी भी रूप में नहीं पाए जाते हैं। कौन, तो कॉपर्स ग्लैंड या बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड। इसीलिए कि यह सिर्फ स्तनधारी नर में पाए जाते हैं। इसका स्राव क्षारीय गुण वाले होता है, तो क्षारीय गुण वाले इनका भी स्राव होता है, सेमिनल वेसिकल्स का भी क्षारीय गुण वाला होता है। इसका स्राव सीसन को मुलायम बनाता है। ये जो स्राव को स्रावित करते हैं वो सीसन मीन्स पेनिस को मुलायम करता है। इसका स्राव मूत्र मार्ग में उपस्थित मूत्र को उदासीन कर देता है। मूत्र मार्ग में अगर थोड़ी बहुत मूत्र बचे रह जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो उसे ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं। कौन, तो कॉपर्स ग्लैंड का स्राव। समझ पाए। अब बात करते हैं हम लोग सेमिनल प्लाज्मा, एक शब्द है, ये आखिर है क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं शुक्र जीव द्रव्य। जीव द्रव्य मतलब वह द्रव्य जिसमें जीवन रखा जा सके, तो शुक्राणु को जीव द्रव्य मतलब शुक्राणु को जीवित रखने के लिए एक द्रव्य। तो शुक्राणु तभी ज्यादा समय तक जीवित रह सकता है जब वो सेमिनल प्लाज्मा में रहेगा तब। अब ये सेमिनल प्लाज्मा है क्या, तो देखिए
शुक्राशय, पुरस्थ ग्रंथि तथा कॉपर्स ग्लैंड का स्राव एक साथ शुक्रजीव कहलाता है। जो तीनों ग्रंथि है, तीनों ग्रंथि का जो स्राव है आपस में मिलते हैं और बना लेते हैं सेमिनल प्लाज्मा। और सेमिनल प्लाज्मा में जैसे ही शुक्राणु आ जाएंगे उसका नाम हो जाएगा सीमेन या फिर वीर्य। समझ पा रहे हैं? सेमिनल प्लाज्मा क्या हुआ? तीनों ग्रंथि की स्राव को हम लोग सेमिनल प्लाज्मा या शुक्रिय जीवद्रव्य बोलते हैं। शुक्रिय जीवद्रव्य मतलब शुक्राणु को जीवित रखने वाला द्रव। तो शुक्राणु को जीवित रखने वाला द्रव कौन है? तो सेमिनल प्लाज्मा है। वो सेमिनल प्लाज्मा किसके स्राव से मिलकर बने हुए हैं? तो शुक्राशय, पुरस्थ ग्रंथि तथा कॉपर्स ग्लैंड के स्राव से मिलकर बने हैं। तो यहां तक समझ पाए। अब हम लोग बात करेंगे वीर्य। उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेंगे डायग्राम में कि ये तीनों कॉपर्स ग्लैंड, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स का डायग्राम कहाँ पर कैसे सिचुएटेड है। तो पहले इसको आप नोट कीजिए, फिर अभी हम लोग डायग्राम पर बात करेंगे। तो अब समझते हैं कि तीनों ग्रंथि कहाँ कहाँ पर स्थापित हैं, उसका जगह क्या है, कैसी संरचना है उनका, उसको देखते हैं। नरजनन तंत्र की संरचना देखे थे। ये यूरेथ्रा मान लेते हैं, चिपक गए दोनों ही। यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा के दोनों बगल में एक आयताकार संरचना है। यूरेथ्रा को और लंबा कीजिए। ये आपका थोड़ा सा और ऐड है। ये जो हृदयाकार संरचना बन रहा है, यूरिनरी ब्लैडर, और यहाँ पर ये देखिए ये संरचना, पत्तेनुमा संरचना। ये जो दोनों संरचना देखे ना, ये वाली और ये वाले, ये ही दोनों हैं सेमिनल वेसिकल शुक्राशय। यही दोनों क्या है? शुक्राशय। देखिए दो है ना, शुक्राशय बताया दो है, और वो दोनों कहाँ पर? देखिए ये है मूत्राशय, इसी को बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे है ये। और ये देखिए हृदयनुमा संरचना, ये एक ही है, ये एक ही है। इसी से यूरेथ्रा पास कर रहा है यहाँ पर ऐसे। तो इसी एक संरचना को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग बोलेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड या फिर पुरस्थ ग्रंथि। दिखाए थे कि पुरस्थ ग्रंथि की संख्या 1 होती है। और देखिए यहाँ पे कीलनुमा संरचना, इसको आप थोड़ा मिटा देते, यहाँ से ऐसे ले लेते। ये जो दोनों कीलनुमा संरचना है, इसी को हम लोग बोलेंगे कॉपर्स ग्लैंड या फिर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड, इसी का नाम है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। और ज्यादा डायग्राम को नहीं, ये सिर्फ हम समझाने के बताया कि तीनों ग्रंथि कौन कहाँ पर किस तरह से स्थगित है, कैसे स्थापित है, अपने आप को कहाँ पर जगह है उनका, उसको हम समझाएं। अब तीनों ग्रंथि के बारे में समझ गए। अब हम लोग सीमेन, अभी इतना देर बता रहे थे सीमेन, ये भी पता चला कि सीमेन क्या होते हैं। सीमेन शुक्राणु और ये शुक्रजीव द्रव के मिलने से बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वीर्य। और वास्तव में नर वीर्य को ही शरीर से बाहर निकालते हैं। और शुक्राणु जो है वो जब तक शुक्रजीव द्रव में नहीं जाएंगे तब तक वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकेंगे। शुक्राणु जो है 72 घंटे मतलब 3 दिन तक वो जीवित रह सकते हैं। वो अभी कैसे रह सकते हैं? जब तक वो सेमिनल प्लाज्मा में ना प्रवेश कर जाए। सेमिनल प्लाज्मा में अगर नहीं प्रवेश करते हैं तो वो 3 दिन भी जीवित नहीं रह पाएंगे। तो अभी हम लोग सीमेन पर अब बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने सारे ग्रंथि पर बात किए और फिर हम लोग जो है शुक्रजीव द्रव के बारे में, शुक्रजीव द्रव के बारे में भी समझे, शुक्रजीव द्रव कैसे बना। अब जो है
वीर्य, जो नर जनन तंत्र के द्वारा जो द्रव्य स्रावित होते हैं, जो शरीर से बाहर निकलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सीमेन वीर्य। तो सीमेन में क्या क्या होते हैं? वीर्य में 60% शुक्राशय, 30% पुरुष ग्रंथि तथा 10% शुक्राणु एवं कॉपर्स ग्लैंड का स्राव उपस्थित होता है। बताए कि तीनों ग्रंथि का स्राव को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमिनल प्लाज्मा। और सेमिनल प्लाज्मा जैसे शुक्राणु से मिल जाएंगे वो बन जाएंगे सीमेन या फिर वीर्य। सीमेन इज इक्वल्स टू सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म। समझ गए? यह क्षारीय गुण वाला होता है। देखिए, जब शुक्राशय क्षारीय गुण वाले होते हैं, पुरुष ग्रंथि भी जो है, कॉपर्स ग्लैंड भी क्षारीय गुण वाले स्राव को स्रावित करते हैं, तो शुक्र जो सीमेन बनते हैं ये भी क्षारीय गुण के ही बनते हैं। इसका पीएच का मान दिखा गया है 7.35 से लेकर 7.50 के बीच में होता है। वीर्य 24 घंटे में पुनः दोबारा बनता है। ठीक है, सेमिनल प्लाज्मा हमेशा बनेगा, बट शुक्राणु जो है 24 घंटा में फिर से बनता है। तो सीमेन, जब तक शुक्राणु उसमें नहीं होगा तो उसको सीमेन नहीं बोलेंगे। तो वही कह रहे कि सीमेन दोबारा 24 घंटे में बनता है। एक एजुकुलेशन में 2 से 5 ml वीर्य निकलता है। एजुकुलेशन का मीनिंग ये होते हैं कि शरीर से बाहर निकलना, एक बार शरीर से बाहर निकलना। एजुकुलेशन का मीनिंग होता है कि बाहर निकलना। तो एक बार जब शुक्राणु सीमेन बाहर निकलते हैं तो कितना ml निकलते हैं? 2 से 5 ml एक बार में सीमेन जो शरीर से बाहर निकलेंगे तो कितना? 2 से 5 ml। वीर्य पुरुष ग्रंथि के स्राव के कारण सफेद रंग का होता है। वीर्य का रंग सफेद होता है, और वो सफेद रंग किसके कारण से होता है? तो पुरुष ग्रंथि के स्राव के कारण होता है। वीर्य में वीर्य शुक्राशय के स्राव के कारण चिपचिपा होता है। वीर्य चिपचिपा भी होता है, वो किसके वजह से होता है? शुक्राशय के स्राव के वजह से होता है। वीर्य में सेमिनल प्लाज्मिन नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो योनि में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। फीमेल ऑर्गन है, फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, नर का जो है द्वितीय लैंगिक अंग योनि है। जब स्पर्म जो है मीन सीमेन जो है योनि में प्रवेश करते हैं, योनि में कुछ बैक्टीरिया होते हैं और सीमेन में भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं। सीमेन में जो बैक्टीरिया नाम होते हैं उसका नाम है सेमाइनल प्लाज्मिन। सेमिनल प्लाज्मिन ये एक तरह का बैक्टीरिया है जो वैजिना मीन्स योनि के बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करता है। तो ये आप समझ पाए सीमेन। अब एक लास्ट टर्म बचे हुए हैं, उसको कल डिस्कस कर लेंगे या फिर एक अदर टाइम में डिस्कस कर लेंगे, जिसका नाम है सीसन या फिर पेनिस। तो इससे नर जनन तंत्र कंप्लीटली समाप्त हो जाएंगे। तो यहाँ तक आप समझ पाए कि कितना क्या क्या आज हम लोग पढ़े। आज हम लोगों ने सबसे पहले ग्रंथि पर बात की, ग्रंथि को समझें, फिर सेमाइनल प्लाज्मा को समझें, फिर हम लोग सीमेन के बारे में समझें। तो नर जनन तंत्र के लगभग टॉपिक कंप्लीट होने वाले हैं। एक छोटा सा टॉपिक बच गए हैं जिसका नाम है पेनिस या फिर सीसन, तो उस पर बात करेंगे और ये नर जनन तंत्र सिर्फ समाप्त होंगे। उसके बाद हम लोग मादा जनन तंत्र को पढ़ेंगे। तब फिर वो जो 6 घटना पढ़े हैं, युग्मक जनन, इंसेमिनेशन जिसको हम लोग हिंदी में बोलते इंसेमिनेशन, उसके आगे फर्टिलाइजेशन के बाद है इम्प्लांटेशन के बाद है गेस्टेशन पीरियड के बाद है पार्चुरेशन। तो वो सारी घटना जब तक जब नर जनन अंग और मादा जनन अंग को नहीं समझेंगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि कौन सा अंग किस शुक्राणु का निर्माण कर रहा है, कौन सा अंग अंडाणु का निर्माण कर रहे हैं। तो इसीलिए कि पहले जनन तंत्र को समझना होगा। तो नर जनन तंत्र जो है लगभग समाप्त हो गए, थोड़ा सा बचे वो भी समाप्त कर लेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए और आज का क्लास यहीं पे ड्रॉप करते हैं।